रंगा मठी मैदानी इलाकों में नहीं बल्कि घने जंगलात और दुश्वार गुजार पहाड़ियों में घिरा हुआ है। वहां पहुंचने के लिए सबसे आसान और सही रास्ता चिटागांग से जाता है। इस रास्ते पर भी कोई बाकायदा सड़क नहीं। ऊंचे नीचे रास्ते पर 4 व्हील जीप भी बड़ी देर से जाती है। रास्ते में एक बड़ा दरिया अबूर करने के लिए कोई पुल नहीं और बड़ी किश्ती में जीप समेत सवार होकर दरिया अबूर किया जाता है। पहाड़ों में दो जगहों पर ऐसे गहरे खड्ड आते हैं जिन पर से गुजरने के लिए सिर्फ एक एक फुट चौड़ी लकड़ी के दो बड़े शतीर रखे हुए हैं जिन पर से जीप गुजारनी पड़ती है। मुझे अपनी ड्राइविंग पर बड़ा नाज है, लेकिन माजी में इन शतीरों पर से मैं जितनी बार भी गुजरा, मैंने अपने दोस्तों की रहनुमाई में जो जीप से उतर जाते थे, जीप के अगले पहिए शतीरों पर चढ़ाता और फिर अल्लाह का नाम लेकर और आंखें बंद करके एक्सीलेटर पूरा दबा देता और आंखें तब खोलता जब दोस्त चिल्लाकर बताते कि पुल अबूर कर चुके हो। दोस्तों ने हमेशा इन पुलों को पैदल चल कर ही अबूर किया। ये सहल तरीन रास्ता भी अब हमारे लिए ममनू था, क्योंकि हम किसी हालत में भी चिट्टागांग जाने का खतरा मोल न ले सकते थे। मेरे प्लान के मुताबिक हमें सबसे ज़्यादा बुलंदी पर पहले मोरग और फिर मुकबेल से गुजरते हुए आखिर में चुकमा कबैल तक पहुंचना और फिर इसी रास्ते से वापस लौटना था। वापसी पर हमारे हमरा रानी और उनके बेटे के अलावा बेशकीमती जेवरात भी होने थे। तस्वर में तो ये बड़ी एडवेंचरस और दिलचस्प मुहिम दिखाई देती थी, लेकिन अमली तौर पर तकरीबन नामुमकिन इल्म थी। बहुत सोच विचार के अगले रोज़ मैं फिर राजा त्रिवेदेव के पास गया और उससे कहा कि वो अपने बड़े बेटे के लिए एक और फरमान लिखे, जिसमें तुम्हारी अनकरीब वापसी और दोबारा सरदारी संभालने और बांग्लादेश हुकूमत से बरसक बेकार रहने के अलावा तुम्हारे यूरोपियन के हसूल की कोशिश का अहवाल दर्ज हो। रानी और छोटे बेटे को पाकिस्तान बुलाने की वजह और आइंदा जंग में उनकी हिफाजत और कबीले के लोगों को भी इस जंग के लिए पूरी तरह तैयार करने का लिखे। मैंने राजा को कहा कि मैं ये निया फरमान तुम्हारे बड़े बेटे को पहले दे दूंगा और वापसी के बाद उसे कहूँगा कि रानी साहिबा और छोटे भाई की हिफाजत के लिए अपने चंद चाको बंद जवान और एक मतबर शख्स हमारे यहाँ भेजे जो एक मोहतरम शख्स हमारे यहाँ जो बर्मा की सरहद तक हमारे साथ रहे। इनके वापस जाते वक्त मोतबर आदमी को तुम्हारा असली फरमान दूंगा। जब तक वो फरमान तुम्हारे बड़े बेटे को मिलेगा, हम उनसे पहुँच से बहुत दूर निकल चुके होंगे। राजा को मेरी बात समझ आ गई। उसने एक नया फरमान लिख कर मुझे दिया। मैंने दोनों फरमानों के लिफाफे पर अपने निशान लगाए ताकि उन्हें देते वक्त गलती का इम्कान ना रहे। राजा से मेरी बेतकल्फ़ी थी। मैंने उससे पूछा कि जब तुम यहाँ एक फ्रांसीसी औरत से मोहब्बत की पतंगें बढ़ा रहे हो, तो फिर रानी को यहाँ बुलाने की वजह यकीनन सिर्फ ये होगी कि रानी के बगैर जवाहरात तुम तक नहीं पहुँच सकते। बजाय छुपने के राजा खिलखिला कर हंस पड़ा और बोला, मैं तुम्हारी जहनी रसाई की दाद देता हूँ। मुझे वाकई सिर्फ जवाहरात की ज़रूरत है। रानी और बेटे को मैं इंग्लैंड भिजवा दूंगा ताकि मेरा बेटा मगरबी तालीम हासिल कर सके। जहाँ तक फ्रांसीसी औरत का ताल्लुक है, तो मैंने उसे आज शायद पहली बार ही देखा होगा। तुम्हारे यहाँ आने से चंद लम्हे पहले वो कमरे से निकली थी। न जाने ऐसी कितनी औरतें यहाँ और इस्लामाबाद में मेरे पास आती हैं। तुम्हें यह भी बता दूं कि इन औरतों में बेशतर पाकिस्तानी और मुसलमान होती हैं। राजा की ये बात सुनकर मुझे तैश तो बहुत आया, लेकिन मैं खामोश रहा। उसकी वजह यह थी कि राजा किसी को बुलाने उसके घर नहीं जाता था। अपने अगराज और माशरे के नासूर का शिकार ये औरतें खुद राजा के पास आती थी। इसमें राजा को कोई कसूर ना था। जब अपनी मुर्गी ही अच्छी ना हो तो उसके हमसायों के घर अंडे देने पर हमसायों से झगड़ा क्यों? और यहाँ तो बात चांद की नहीं बल्कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। अगला दिन मैंने सफ़र की तैयारी और अपने प्लान को मज़ीद ठीक ठाक करने में गुजारा। मुझे बार बार एक ही ख्याल सता रहा था, अगर दिल्ली से लड़के किसी भी वजह से मुझ तक ना पहुंच सके तो फिर मैं क्या करूंगा। पाकिस्तान से तो मैं बिल्कुल अकेला जा रहा था। इस मिशन में जिनकी शमूलियत नागुज़ेर थी, उनकी आमद की भी अभी तक सिर्फ उम्मीद या ज़्यादा से ज़्यादा मेरी खुश फहमी थी। मैं सोचता था कि अगर दिल्ली के लड़के मुझ तक पहुंच ना सके तो मुझे इनके मुतबादिल कहाँ से मिलेंगे। बिनकाक तक मेरा पास सफ़र
پاسپورٹ اور قانون کے دائرے میں تھا۔ اس کے آگے رانگا ماٹھی تک اور پھر بینکاک تک واپسی غیر قانونی تھی اور واپسی پر رانی اور لڑکے کو بھی ہمراہ ہونا تھا۔ مجھے بینکاک یا یوں کہہ دیجیے کہ تھائی لینڈ سے گائیڈ بھی لینے تھے، اسلحہ بھی خریدنا تھا اور اگر دلی سے لڑکے نہ آ سکے تو تھائی لینڈ سے ہی ان کے متبادل تلاش کرنے تھے۔ یوں سمجھ لیجیے کہ تھائی لینڈ میرا بیس کیمپ تھا جہاں سے پوری تیاری کے بعد ہی مجھے آگے بڑھنا تھا۔ راستے میں مجھے کسی مدد یا کما کی توقع نہیں رکھنی چاہیے تھی۔ میں انہی خیالوں میں گم تھا کہ اچانک مجھے اپنے سابقہ محکمے کی نگرانی کا خیال آیا۔ میرے اچانک گم ہو جانے سے وہ میرے علم متعلق خطرناک حد تک شک و شبے میں مبتلا ہو سکتے تھے۔ کھٹمنڈو سے میری پاکستان آمد کے بعد 1 سال تک تو مجھ پر پاسپورٹ بنوانے اور ملک سے باہر جانے کی پابندی تھی اور میں غلط نام سے پاسپورٹ بنوا کر ملک سے باہر جا رہا تھا۔ بھارت میں میرے خطرناک مشن کو کامیابی سے پورا کرنے اور خصوصاً DMI ہیڈ کوارٹر کی حراست سے فرار ہونے میں کامیابی کو اگر ایک طرف سراہا گیا تھا تو دوسری طرف اس امکان کو بھی یکسر مسترد نہیں کیا گیا تھا میں خدا نخواستہ DMI کے ہاتھوں بک کر اور ڈبل ایجنٹ بن کر واپس نہ لوٹا ہوں۔ میری ہر حرکت کی نگرانی کی جاتی تھی۔ میرے بغیر اطلاع اور بغیر کسی معقول وجہ کے یکا یک غائب ہونے کو کئی مفہوم پہنائے جا سکتے تھے اور واپسی پر مجھے بھیانک انجام سے دوچار بھی کیا جا سکتا تھا۔ اس سوچ سے میرے جسم پر کپ کپی کی لہر دوڑ گئی۔ میں سیدھا راجا کے پاس گیا اور اسے اپنے خدشات سے آگاہ کیا۔ میری بات سن کر وہ بھی سوچ میں پڑ گیا۔ ہم دونوں نے واقعی اس بہت اہم بات کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ ہمارا یہ مشن ہی ختم کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ آخری کوشش کے طور پر اس نے اپنے PA کو وزیر اعظم صاحب سے ٹاپ پرائرٹی مسئلہ کہہ کر فون بلانے کو کہا۔